नमस्कार मित्रों। आज हमारा भाग रहेगा राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 10वीं की पुस्तक है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति का प्रथम पाठ का 5वां भाग राजस्थान का एक परिचय। इसमें आज अपना रहेगा राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय, यानी जितने भी राजस्थान में राजपूत राजवंश हुए हैं इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो बेहद ही महत्वपूर्ण राजस्थान के इतिहास का एक भाग है। इसमें सर्वप्रथम आता है एक प्रतापी, गौरवान्वित करने वाला और शूरवीर शासकों का वंश, गोइल वंश। इस वंश के प्रतापी शासक, गोइल वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक, तो आपको ज्ञात ही होगा महाराणा प्रताप जैसे शूरवीरों का ये वंश, यानी गोइल वंश से ही मेवाड़ शाखा आरंभ होती है। तो आइए देखते हैं गोइल वंश। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ तथा इसके आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता था। तो मेवाड़ कौन सा क्षेत्र कहलाता था? वर्तमान का उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र। गोइल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ में शासन किया। तो गोइल वंश का शासन कहाँ था? मेवाड़ पे, और मेवाड़ वर्तमान के ये स्थान। इस वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक गोहिल के नाम पर हुआ। इसे गोइल वंश क्यों कहा गया? क्योंकि इस वंश का प्रतापी शासक कौन था? गोहिल था। यानी इसके बारे में अपन आगे भी अध्ययन करेंगे अगले पेज में। तो आइए अगले पेज में चलते हैं। कुछ व्यवधान। तो गोइल वंश ने कहाँ शासन किया था? मेवाड़ में। और गोइल वंश का नामकरण किसके नाम पे हुआ? तो इस वंश के प्रतापी शासक हुए थे गोइल, उनके नाम पर। गोइल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में अनेक मत प्रचलित है। जिस तरीके से राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में अनेक मत प्रचलित थे, इसी तरीके से गोइल वंश की उत्पत्ति और इसके मूल स्थान के बारे में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। अबुल फजल ने इन्हें ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित करता है। अबुल फजल क्या बताता है कि जो गोहिल है ये किससे संबंधित है? ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित है। तो कर्नल टॉड इन्हें वलंबी शासकों से संबंधित मानता है, और कर्नल जेम्स टॉड किससे संबंधित मानता है? वल्लभी के शासकों से संबंधित थे गोहिल। वहीं नैणसी व गोपीनाथ शर्मा इनके ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं, और मूर्णोत नैणसी और गोपीनाथ शर्मा गोइलों को क्या बताते हैं? ब्राह्मण। यानी सबका अपना अलग अलग मत है और सभी अपने मत के समर्थन में अलग अलग तथ्य प्रस्तुत करते हैं। तो अपन को ये याद रखना है, गोइलों को ईरान के नौशेखा से संबंधित किसने बताया? तो अबुल फजल ने। कर्नल टॉड ने किससे संबंधित बताया? तो वल्लभी शासकों से। और नैणसी और गोपीनाथ शर्मा ने ब्राह्मणों से संबंध बताया गोइलों का। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि 567 ईस्वी के लगभग गोइल ने अपना शासन स्थापित किया। गोइल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक बप्पा हुआ था, बप्पा रावल। तो कर्नल टॉड के अनुसार यह वल्लभी शासकों से संबंधित है, और गोपीनाथ शर्मा का मत है कि 567 ईस्वी के आसपास गोइल वंश की स्थापना किसने की? गोइल ने। और गोइल के बाद इस वंश का प्रतापी शासक कौन होता है? बप्पा रावल। इनके बारे में भी अलग अलग तथ्य है, बहुत से तथ्य मिलेंगे आपको अलग अलग विद्वानों के। और इनका शासन काल है 734 से 753 ईस्वी। राज प्रस्तुति के अनुसार बप्पा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के शासक मान मौर्य को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया। यानी राज प्रस्तुति, इसके बारे में भी अपन जानेंगे। इसमें ये लिखा गया है कि 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मान मौर्य को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया था। किसने? बप्पा रावल ने। बप्पा की राजधानी नागदा थी, और बप्पा रावल ने राजधानी क्या बनाया? किसको बनाया?
नागदा को। बप्पा ने कैलाशपुरी में एक लिंग यानी लकुलिश मंदिर का निर्माण करवाया, यानी भगवान शिव का मंदिर। और ये एक लिंग जी कैलाशपुरी उदयपुर में इसका निर्माण करवाया मंदिर का। और यही मेवाड़ के राजवंश के कुल देवता है और वास्तविक शासक भी नहीं माना जाता है। जो जितने भी मेवाड़ के शासक हुए हैं वो एक लिंग जी के दीवान के रूप में शासन करते थे। बप्पा ने कैलाशपुरी में एक लिंग लकुलिश मंदिर का निर्माण करवाया। एक लिंग जी गोइल वंश के कुल देवता थे। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम काल भोज था। तो ये भी याद रखना कि गोइल वंश के कुल देवता एक लिंगनाथ जी और हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने बप्पा का वास्तविक नाम क्या बताया? काल भोज बताया। वो बताते हैं कि बप्पा तो उनकी क्या थी? उपाधि थी और इनका वास्तविक नाम क्या था? काल भोज था। तो ये भी याद रखना है, इम्पोर्टेंट तथ्य है। वीर विनोद के रचनाकार कविराज श्यामल दास जी ने लिखा है कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब था। यानी ये भी बताते हैं कौन? कविराज श्यामल दास। इसकी रचना कौन सी है? वीर विनोद। इसमें भी ये बताते हैं, लिखते हैं कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं था, ये एक उनका खिताब था, उपाधि थी। तो आप ये ग्रंथों के नाम आए, ये भी इम्पोर्टेंट है, बेहद ही इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना। जितने भी ग्रंथ इस किताब में आए उसके रचनाकार उनका आप अलग से नोट करते रहे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यानी वीर विनोद के रचनाकार है कविराज श्यामल दास। इनके बारे में भी पढ़ेंगे जब आगे इनसे संबंधित शासक आएंगे। ऐसी मान्यता है कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मानमोरी की यहाँ सेवा में थे। ऐसे बप्पा जी किसकी सेवा में थे? चित्तौड़ के शासक मानमोरी की सेवा में थे। जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का हमला हुआ तो उनसे मुकाबले की चुनौती बप्पा ने स्वीकार की और उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया। यानी जब विदेशी शासकों ने चित्तौड़ पर हमला किया तब मानमोरी शासक थे और बप्पा उनकी सेवा में एक सेनापति भी थे या कोई सैनिक के सेनानायक के रूप में थे। जब विदेशियों का हमला हुआ चित्तौड़ पर तो बप्पा ने उनकी चुनौती को स्वीकार किया और उन हमलावरों को सिंध तक क्या किया? खदेड़ दिया। इसलिए इतिहासकार सीवी वैद्य उनकी तुलना चार्ल्स मार्टेल से करते हैं। ये चार्ल्स मार्टेल कौन थे? फ्रांसीसी सेनापति जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था। यानी जब मुसलमानों का चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ तो बप्पा ने उनका सामना किया। और जिस तरीके से चार्ल्स मार्टेल ने यूरोप में मुसलमानों को पराजित किया था। तो ये थे अपने बप्पा रावल। 734 से 753 ईस्वी। इसके बाद आते हैं बप्पा रावल के बाद एक और महत्वपूर्ण आते हैं अलट, जिसका यहाँ वर्णन नहीं है, लेकिन उन्होंने नौकरशाही का गठन किया सर्वप्रथम और राजधानी आड़ को दूसरी राजधानी बनाया था नागदा से मेवाड़ की। और यहाँ वरा मंदिर का निर्माण भी करवाया था और हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह भी किया था। और उनकी उपाधि आलू रावल थी। तो इसके बाद अपन देखते हैं काल भोज बप्पा रावल के बाद बीच में आ गए अलट। अलट के बाद अपन सीधे चलते हैं जैतर सिंह पे। जैतर सिंह 1213 से 1253। गोइल के ही वंशज एक वंशज जैतर सिंह ने परमारों से चित्तौड़ छीन कर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो देखो प्रारंभ में राजधानी नागदा थी, प्रारंभ में राजधानी नागदा थी, नागदा से राजधानी आड़ आती है और आड़ से राजधानी कहाँ आ गई? चित्तौड़ आ गई। चित्तौड़ कौन लाए? जैतर सिंह। और आड़ कौन लाए? अलट। 1227 ईस्वी में भूताला के युद्ध में दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया। यानी 1237 ईस्वी में भूताला का युद्ध बेहद इम्पोर्टेंट है, आप ये तथ्य याद रखें। भूताला का युद्ध कब लड़ा गया? 1227 ईस्वी में। ये भूताला राजसमंद जिले में स्थित है। और जैतर सिंह के बारे में एक और तथ्य है, इन्होंने 6 दिल्ली के शासकों का शासन देखा था।
यानी 6 दिल्ली के सुल्तानों के ये समकालीन थे। गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया था, ये बेहद इम्पोर्टेंट तथ्य है, जिसका वर्णन जय सिंह सूरी के ग्रंथ अमीर मद मर्दन में मिलता है। तो ये एक और ग्रंथ का नाम आ गया, जय सिंह सूरी का ग्रंथ अमीर मंद मर्दन। क्या है, कौन सा है? अमीर मंद मर्दन। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को अमीर कहा गया। तो अमीर किसे कहा गया है? इल्तुतमिश को कहा गया। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जयतर सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा, दिल्ली के गुलाम वंश की सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जयतर सिंह हुआ था, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की थी। तो ये किसने लिखा है? ये लिखा है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। तो जयतर सिंह 1213 से 1253। फिर जयतर सिंह के बाद आते हैं बेहद ही महत्वपूर्ण शासक रतन सिंह। इनका समय रहेगा 1302 से 1303, यानी बेहद ही कम समय तक शासन, लेकिन इतिहास में बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान है इनका। रावल रतन सिंह को 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसका कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा व चित्तौड़ की सैनिक एवं व्यापारिक उपयोगिता थी। यानी रतन सिंह के समय दिल्ली पर खिलजी वंश का शासन था, और शासन कौन कर रहा था? अलाउद्दीन खिलजी। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, जिनका कारण था खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, चित्तौड़ का व्यापारिक महत्व। लेकिन इस आक्रमण के संबंध में एक बार 1540 ईस्वी में एक पुस्तक आती है, ये भी याद रखें, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत। इस पुस्तक को भी आप याद रखें। कब? 1303 में युद्ध होता है और 1540 में ये पुस्तक आती है, शेरशाह सूरी के समय, मलिक मोहम्मद जायसी की। उस पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी लिखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बताया गया है। यानी ये पद्मिनी का प्रसंग पद्मावत ग्रंथ से मिलता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं। तो ये भी याद रखें, ये पद्मिनी की वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी को प्राप्त करने के उद्देश्य से चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। उसका समर्थन कौन करते हैं? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा। और मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ पद्मावत, जो कि 1540 ईस्वी में लिखा गया था 1303 की घटना के ऊपर, इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं। अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह और उसके सेनापति गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त हुए तथा रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जोहर कर लिया। यानी जो रतन सिंह और उसके महत्वपूर्ण सेनापति थे गोरा और बादल, वो तो युद्ध गति प्राप्त करते हैं, युद्ध में वीर गति की प्राप्ति करते, और रानी ने 1600 महिलाओं के साथ जोहर किया। जोहर यानी अग्नि में प्रवेश करके, यहाँ पानी में प्रवेश करके अपने आप को ख़त्म करना, ये कहलाता है जोहर। तो जब थोड़ा चार्जिंग का इश्यू आया है, चलो हटा देते हैं, कोई नहीं, चल रहा है, चलता रहना। तो आगे देखते हैं। पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जोहर कर लिया। ये घटना कब की है? 1303 की। यानी जब पुरुष केसरिया करते हैं, महिलाएं जोहर करती है, तो साका कहलाता है, और ये चित्तौड़ का साका हुआ था 1303 में। उसने अपने जोहर कर लिया। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो भी सम्मिलित था। यानी जब ये अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता चित्तौड़ पर, तो ये अमीर खुसरो खिलजी की सेना के साथ था। उसने अपने ग्रंथ खजाइन उल फतूह में इस आक्रमण का वर्णन किया है। तो ये भी याद रखें, अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण 1303 का वर्णन कौन से ग्रंथ में है? तो खजाइन उल फतूह में, जिसकी रचना किसने की है? अमीर खुसरो ने, जो उस युद्ध में उस सेना के साथ था। इस आक्रमण का वर्णन किया। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिजर खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया। तो ये भी याद रखें, 1303 के आक्रमण के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदल के क्या रख दिया था? अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर खिजराबाद कर दिया।
रतन सिंह मेवाड़ की गोइल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। इसी के साथ ही मेवाड़ के गोइल वंश की रावल शाखा का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। आगे 1303 के प्रथम शाखा, चित्तौड़ के प्रथम शाखे के बाद अगले शासक है राणा हमीर। यहाँ से सिसोदा वंश की शुरुआत हो जाएगी, सिसोदा शाखा की शुरुआत हो जाएगी। सिसोदा ठिकाना के जागीरदार हमीर ने 1326 में चित्तौड़ पर अधिकार कर गोइल वंश की पुनः स्थापना की। यानी ये गोइलों में से ही थे, सिसोदा गांव में निवास करते थे, इसलिए सिसोदिया कहलाए। और 1326 में इन्होंने वापस चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। सिसोदा का जागीरदार होने से उसे सिसोदिया कहा गया। हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। यानी जो हमीर थे उनके दादाजी थे लक्ष्मण सिंह, वे अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और उसके बाद मेवाड़ के सभी शासक सिसोदा कहलाते हैं। यानी हमीर के बाद सिसोदिया शाखा की शुरुआत हो जाती है। अमीर को मेवाड़ का उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। यानी अमीर ने ही मेवाड़ का उद्धार किया, यानी जो सत्ता उनके हाथ से निकल गई थी उन्हें वापस प्राप्त किया, इसलिए अमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। राणा अमीर की विषम घाटी पंचानन एवं विकट आक्रमणों में भी सिंह के सदस्य की संज्ञा राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दी गई है। तो ये एक उपाधि है राणा अमीर की, कौन सी? विषम घाटी पंचानन। कहाँ मिलती है? कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति में, राणा कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ निर्माण कुंभा ने करवाया था। अमीर ने सिंगोली बांसवाड़े के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया था। ये याद रखने योग्य तथ्य है। सिंगोली के युद्ध में, सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में अमीर ने किसको हराया था? दिल्ली के मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। इसके बाद आते हैं अमीर के बाद बेहद महत्वपूर्ण शासक महाराणा लाखा। 1382 से 1421, काफी लंबा कार्यकाल। 1382 से महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक बना। मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र सुंडा के साथ होना था, मगर परिस्थिति वंश ये विवाह लाखा के साथ संपन्न हो गया। इस विवाह के साथ ये शर्त थी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसा का पुत्र ही होगा, जिसने लाखा के योग्य पुत्र सुंडा को उत्तराधिकार से वंचित होना पड़ा। यानी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन गई। मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह करना तो था राणा लाखा के पुत्र सुंडा के साथ, लेकिन परिस्थितियों वो विवाह किसके साथ हो गया? लाखा के साथ। और इस शर्त के साथ किया गया कि जो हंसाबाई का पुत्र होगा वही राणा लाखा का उत्तराधिकारी होगा, जिसकी वजह से जो सुंडा एक योग्य उत्तराधिकारी था, उन्होंने हंसाबाई की पुत्र हेतु अपना जो हक था वो त्याग दिया। यानी उन्होंने शासन नहीं किया, भीष्म प्रतिज्ञा। यानी मारवाड़ के नहीं, मेवाड़ के भीष्म कहलाते हैं सुंडा। और विवाह की शर्त की वजह से उत्तराधिकार हंसाबाई का पुत्र होगा, जिसकी वजह से ये योग्य पुत्र सुंडा उत्तराधिकार से वंचित रहना पड़ा। और आगे इसकी परिस्थितियां पर देखते हैं और क्या होता। सुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। राणा लाखा के समय में जावर माइंस से चांदी व शीशा बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा, क्योंकि सुंडा को भीष्म पितामह इस वजह से कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हंसाबाई के पुत्र के समर्थन में, जो कि हंसाबाई के पुत्र हुए थे मोकल, उसके समर्थन में अपनी जो उत्तराधिकार था, अपना जो हक था शासन का, वो नहीं किया, यानी शासक नहीं बने। और राणा लाखा के समय ही जावर से क्या निकली? चांदी और शीशे की खान का खोज हुई, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी। इसी समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। तो ये भी याद रखें, पिछोला झील का निर्माण किसने कराया? एक बंजारे ने। कौन से शासक के समय? राणा लाखा के शासन के समय। अब लाखा के बाद आते हैं महाराणा मोकल।
1421 से 1433 तक का काल इसका शासनकाल। मोकल महाराणा लाखा हंसाबाई का पुत्र था, यानी हंसाबाई मारवाड़ के रणमल की बहन थी। 1421 में जब मोकल शासक बना तो अल्पायु होने के कारण सुंडा ने उसके संरक्षक के रूप में कार्य किया। यानी 1421 में जब मोकल शासक बना तो उनकी आयु कम थी, तब सुंडा ने उसके संरक्षक के रूप में कार्य किया। पर जब सुंडा को लगा कि मोकल की माता हंसाबाई उस पर संदेह करती है तो वो मेवाड़ छोड़कर मांडू चला गया और 1433 में मोकल की झीलवाड़ा में चाचा और मेरा ने महापा पंवार के साथ मिलकर हत्या कर दी। तो 1433 में इसकी हत्या हो जाती है मोकल की। कहाँ? झीलवाड़ा नामक स्थान पर। कौन? चाचा व मेरा ने महापा पंवार के साथ मिलकर। तो आगे क्या परिस्थितियाँ बनती है? 1433 में जब मोकल की हत्या हो जाती है तो शासक बनते हैं महाराणा कुंभा, बेहद ही प्रतापी शासक। और इनके काल में बहुत सारे किलों का निर्माण, मंदिरों का निर्माण हुआ। 1433 से 1468 का इनका शासनकाल रहा। मोकल के बाद उसका पुत्र महाराणा कुंभा 1433 में मेवाड़ का शासक बना। राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर उसने मेवाड़ी सामंतों का विश्वास अर्जित किया। यानी कुंभा ने सर्वप्रथम जो राठौड़ों का हंसाबाई के समय से ही मेवाड़ पर दबदबा था उसको समाप्त करके मेवाड़ के जो सामंत थे उसका विश्वास अर्जित किया। कुंभा ने चित्तौड़गढ़ एवं कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। 1437 में सारंगपुर युद्ध में मालवा के सहमत महमूद खिलजी को परास्त कर बंदी बना लिया। तो ये याद रखें, सारंगपुर युद्ध कब हुआ? 1437 में। कुंभा ने किसको हराया? मालवा के शासक महमूद खिलजी को हराकर उसे बंदी बना लिया। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। तो ये याद रखने योग्य तथ्य है, कुंभा ने कौन सी विजय के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया? तो सारंगपुर विजय 1437। नागौर के उत्तराधिकार को लेकर मेवाड़ और गुजरात में युद्ध हुआ जिसमें गुजरात की पराजय हुई। 1453 में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया, परंतु बाद में संधि कर उसे अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया। यानी 1473 में उन्होंने क्या किया? रावजोधा से मंडोर छीन लिया, लेकिन हंसाबाई के प्रयासों से आवल बावल की संधि होती है। उसके बाद उन्होंने अपने पुत्र रायमल का विवाह कर दिया मारवाड़ की राजकुमारी से और आवल बावल की संधि द्वारा तय सीमा से मारवाड़ और मेवाड़ के बीच जो संघर्ष था वो समाप्त हो गया। 1456 में मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच चंपानेर की संधि हुई। ये बेहद ही इम्पोर्टेंट तथ्य है। चंपानेर की संधि कब? 1456 में। किसके बीच? मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच चंपानेर की संधि हुई। इन दोनों ने संधि के तहत ये शर्त रखी कि हम मिलकर कुंभा को पराजित करेंगे। इस संधि में यह तय किया कि दोनों शासक मिलकर कुंभा पर आक्रमण करके उसे हराकर उसके राज्य को बांट लेंगे। 1457 और 58 में गुजरात व मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। यानी संधि के तहत दोनों ने आक्रमण करने की योजना बनाई और गुजरात और मालवा के शासकों ने मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण भी कर दिया। मगर कुंभा की कूटनीति से दोनों शासकों में मतभेद पैदा होने के कारण वे विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सके। यानी कुंभा ने अपनी कूटनीतिक शक्ति की वजह से दोनों को एक होकर आक्रमण करने से रोका और तो परास्त भी किया। ऐसा माना जाता है कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, जिसमें सिरोही, असलगढ़, कुंभलगढ़ के दुर्ग प्रसिद्ध है। कविराज श्यामल दास जी भी कुंभा को चित्तौड़ में 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता बताते हैं। इन चित्तौड़ मेवाड़ में कितने दुर्ग? 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता किसे बताया गया है? कुंभा को। किसके द्वारा? कवि राजा श्यामल दास जी के द्वारा। कुंभलगढ़ के दुर्ग अपनी भौगोलिक स्थिति और बनावट कारण प्रसिद्ध है। इसका शिल्पी मंडन था। तो कुंभलगढ़ का शिल्पी कौन था? मंडन। ये याद रखने योग्य तथ्य है। कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में कुंभ स्वामी तथा श्रृंगार संवरी का मंदिर, तो कुंभा के निर्माणों में देखें तो उन्होंने चित्तौड़गढ़ में कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया, श्रृंगार संवरी मंदिर का निर्माण करवाया, एक लिंग जी का विष्णु मंदिर एवं रणकपुर के मंदिर बनवाए। ये कुंभा के कुछ
अति महत्वपूर्ण निर्माण कार्य हैं जो अपनी विशालता एवं तक्षण कला के कारण अद्भुत है। कुंभा एक विद्वान एवं विद्यानुरागी शासक था। कान्हा व्यास द्वारा रचित एकलिंग महात्म्य में ज्ञात होता है कि वह वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण एवं राजनीति में रुचि रखता था। तो एक और ग्रंथ का नाम आया है कान्हा व्यास का ज्ञान ग्रंथ है एकलिंग महात्म्य, जिसमें कुंभा की विशेषताएं बताई गई कि वो वेदों का गाता था, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, राजनीति विशेष रुचि रखते थे। कुंभा संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध इसके द्वारा रचित ग्रंथ थे, यानी ये कुंभा के ग्रंथ है। संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने षंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी थी। यानी कुंभा ने षंडी शतक की व्याख्या की, गीत गोविंद और संगीत रत्ना पर टीका लिखी थी। टीका यानी विशेष बातें उसमें सुधार की वजह से टिप्पणी लिखना उन्होंने किया था। इस काल में कवि अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति की रचना की थी। तो कुंभा के काल में कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति की रचना हुई। और किसने की? कवि अत्रि और महेश ने। ये दोनों इंपोर्टेंट है, याद रखें आप। यानी कुंभा से संबंधित एग्जाम में बहुत सारे सवाल आते हैं। तत्कालीन साहित्य ग्रंथों और प्रस्तुतियों में महाराणा कुंभा को यानी कुंभा की यहाँ कुछ उपाधियाँ भी दी गई हैं। महाराजा धीराज, राव राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, आल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान आदि विरुद्धों से विश्वयुद्ध किया गया है। यानी कुंभा की प्रमुख उपाधियाँ है, ये भी आप अपने जहन में याद रखें। कुंभा निसंदेह प्रतापी चलता, किंतु उनके अंतिम समय कष्ट में रहा। अपने जीवन के अंतिम समय में कुंभा का उन्माद रोग हो गया और उसके पुत्र उदा ने उसे 1468 में उसकी हत्या कर दी। यानी एक महान शासक की उसी के पुत्र ने 1468 में क्या कर दी? हत्या कर दी थी। अब कुंभा के बाद एक प्रतापी शासक आते हैं, महाराणा सांगा। सांगा का शासन काल है 1509 से 1528। बेहद ही इम्पोर्टेंट, बेहद ही महत्वपूर्ण कुंभा और सांगा। तो राणा सांगा यानी उसका पूरा नाम संग्राम सिंह था। वह उनके 3 भाई पृथ्वीराज, जयमल और राज सिंह चारों ही सवे को अपने पिता का उत्तराधिकारी मानते थे। इन चारों भाइयों में होड़ लगी रहती थी कौन शासक बनेगा, और सवे को सभी अपने अपने को राजा मानते थे अपने पिता के बाद। इस कारण उनके संघर्ष होना स्वाभाविक था। उनमें संघर्ष भी हुआ। इस संघर्ष में अंत में सांगा विजयरा और मेवाड़ का शासक बन गया। जो भी कथा रही उसमें अंत में जाके महाराणा सांगा शासक बनते हैं। इतिहास में हिंदू पद के नाम से प्रसिद्ध महाराणा सांगा 1509 में मेवाड़ का शासक बना। यानी हिंदू सुल्तान कुंभा, हिंदू पत राजा सांगा 1509 में शासक बनते हैं। इस समय मालवा पर सुल्तान नासिरुद्दीन शासक कर रहा था। यानी ये समकालीन शासकों के बारे में पूछा जा सकता है। राणा सांगा के समकालीन मालवा का शासक कौन था? तो सुल्तान नासिरुद्दीन। 1511 ईस्वी में सुल्तान की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ गया, लेकिन 1511 में सुल्तान नासिरुद्दीन की मृत्यु हो गई तो उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो गया मालवा में, जिसमें एक राजपूत सरदार मेदिनी राय के सहयोग से महमूद खिलजी द्वितीय की सफलता मिल गई। यानी एक राजपूत सरदार मेदिनी राय के सहयोग से महमूद खिलजी द्वितीय वहाँ का शासक बन बैठा मालवा का। इस सफलता से मेदिनी राय का कद बहुत बढ़ गया तथा अब वो एक तरह से मालवा का अप्रत्यक्ष यानी किंग मेकर हो गया था। मेदिनी राय मालवा का अप्रत्यक्ष शासक बन गया था मेदिनी राय मालवा का। तो अंत मालवा के अमीरों ने गुजरात की सहायता से मेदिनी राय को इस स्थिति से हटा दिया और मेदिनी राय को भी किनारे कर दिया गया। तब मेदिनी राय राणा सांगा की शरण में चले आए, क्योंकि मेदिनी राय भी एक राजपूत सरदार था, जिससे मालवा एवं मेवाड़ में युद्ध हुआ और इसी वजह से मालवा और मेवाड़ की शत्रुता आरंभ थी और उसमें और बढ़ोतरी हो गई। मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय पराजित हुआ और राणा दारा बंदी बना लिया गया, लेकिन राणा सांगा ने मालवा के सुल्तान को बंदी बना लिया। ईडर के उत्तराधिकार का प्रश्न, नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास हो, मालवा को सहयोग आदि ऐसे मसले थे जिनको लेकर सांगा व गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के बीच संघर्ष हुआ, पर अंतिम रूप से सफलता किसी पक्ष को नहीं मिली। यानी गुजरात और सांगा के संघर्ष में स्पष्ट विजय किसी की नहीं हो पाई। 1517 में महाराणा सांगा ने खातौली, तो ये याद रखने योग्य तथ्य है, 1517 में खातौली का युद्ध, जो खातौली वर्तमान कोटा में है,
के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इमरान लोदी को पराजित किया। बेहद ही इंपॉर्टेंट, इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने कौन से युद्ध में हराया? खातौलिक युद्ध में। खातौलिक युद्ध कब लड़ा गया? 1517 में। इसके बाद राणा की सेना ने बाड़ी धौलपुर के युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को और दोबारा परास्त किया। खातौलिक के बाद बाड़ी में इससे राणा की प्रतिष्ठा बढ़ गई और राणा सांगा उत्तर भारत का एक शक्तिशाली शासक बन गया। 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार कर लिया। इंपोर्टेंट तथ्य, याद रखने योग्य तथ्य, 1526 में पानीपत के युद्ध में किसने हराया? बाबर ने। यानी मुगलों का भारत में प्रवेश, इब्राहिम लोदी को हराकर आगरा पर अधिकार कर लिया। एंड उस समय आगरा महत्वपूर्ण राजधानी नगर था। बाबर ने राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाकर उसके विरुद्ध कूच किया और बाबर ने राणा सांगा पर आरोप लगाया कि उन्होंने सहायता का वादा किया था और मेरी सहायता नहीं की पानीपत के युद्ध में, और वह राणा सांगा पर आक्रमण करने के लिए बढ़ता है। बाबर के अनुसार राणा सांगा ने उसे वादा किया था कि जब वह इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा तो सांगा उसकी मदद करेगा, किंतु राणा सांगा ने उसकी कोई मदद नहीं की। मगर इस आरोप की पुष्टि नहीं होती, यानी बाबर की इस आरोप की कहीं पुष्टि नहीं होती है, क्योंकि दोनों ही शासक शक्तिशाली एवं महत्वाकांक्षी थे। अंत दोनों के मध्य युद्ध तो निश्चित था। यद्यपि खानवा का मैदान में सांगा पराजित हुआ था, पर उससे पहले बयाना के युद्ध फरवरी 1527 में उसने बाबर की सेना को पराजित किया था। खानवा युद्ध में तो सांगा पराजित हो गए थे, लेकिन उससे पहले बाबर की सेना और राणा सांगा के मध्य झड़प होती है खातौलिक युद्ध में, जिस पर सांगा की सेना विजय रहती है बयाना युद्ध के 1527 में। लेकिन 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ, जो बेहद ही इम्पोर्टेंट युद्ध था और इससे मुगलों की भारत में जड़ें जम गई हुई थी। बयाना के युद्ध फरवरी 1527 में जिससे बाबर की सेना राणा सांगा से पराजित हुई थी, लेकिन 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ। तोपखाने एवं तलुगुमा युद्ध पद्धति के कारण बाबर विजय हुए। बाबर की जीत हुई। कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में। राणा सांगा युद्ध में घायल हुआ तथा इसको युद्ध मैदान से दूर ले जाया गया। जब राणा सांगा ने अपनी पराजय का बदला लिए बिना चित्तौड़ लौटने से इनकार कर दिया, तब उसके सामंतों ने जो युद्ध करना चाहते थे सांगा को विष दे दिया। यानी परिस्थिति ऐसी थी उस समय युद्ध नहीं लड़ा गया, लेकिन राणा सांगा की जिद थी को वह जब तक बाबर को पराजित नहीं करेंगे तब तक वो आपस में वार नहीं जाएंगे। तो परिस्थितियों को देखते हुए उनके सामंतों ने उसे घायल राणा को जहर दे दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। फलस्वरूप जहर की वजह से 30 जनवरी 1528 को बछवा दौसा में सांगा की मृत्यु हो गई और माडलगंज में सांगा की समाधि स्थल है। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात रतन सिंह 1528 से 31 में उसके पश्चात राणा विक्रमादित्य मेवाड़ के शासक बनते हैं। रतन सिंह विक्रमादित्य के बाद एक और शासक आते हैं, राणा उदय सिंह 1537 से 1572, महाराणा प्रताप के पिता। तो आगे अपन देखेंगे राणा उदय सिंह। तो आइए जानते हैं राणा उदय सिंह। शासनकाल 1537 से 1572। राजस्थान के इतिहास में अपने महान बलिदान के कारण ख्याति प्राप्त पन्ना दाय ने अपने पुत्र संदन का बलिदान करके उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। एंड ये वही उदय सिंह जिसको पन्ना दाय ने बनवीर से बचाया था। उदय सिंह को बचाकर कोमलगढ़ के किले में रखा गया था। यहाँ मालदेव के सहयोग से 1537 ईस्वी में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। एंड में मारवाड़ के मालदेव की सहायता से 1537 में क्या होता है, कोमलगढ़ में उदय सिंह का राज्याभिषेक होता है। 1540 में मावली यानी उदयपुर के युद्ध में मालदेव के सहयोग से बनवीर की हत्या कर मेवाड़ की पैतृक सत्ता उदय सिंह प्राप्त की थी। एंड 1540 में मावली के युद्ध में मारवाड़ के मालदेव के सहयोग से विजय प्राप्त करके मेवाड़ की गद्दी वापस प्राप्त करते हैं कौन? उदय सिंह, बनवीर को हरा के। बनवीर की यहाँ पर हत्या की गई। उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर नगर बसाया। ये बेहद इम्पोर्टेंट है। उदयपुर नगर को किसने बसाया? उदय सिंह ने। कब बसाया? 1559 में। और उसे अपनी राजधानी भी बनाया। यहाँ उसने उदय सागर झील तथा मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण करवाया। तो उदय सागर झील और मोती मगरी के महलों का निर्माण, उदयपुर नगर की स्थापना
उदय सिंह के द्वारा अक्टूबर 1567 में अकबर के चित्तौड़ पर आक्रमण किया। यानी ये अकबर का क्रूर आक्रमण था अक्टूबर 1567 में। अपनी सरदारों की सलाह से उदय सिंह किले की रक्षा का बाद जयमल और फत्ता के नामक 2 सेनानायकों को सौंपकर पहाड़ियों में चला गया। यानी जब परिस्थितियाँ उसके अनुकूल नहीं थी तब किले की जिम्मेवारी जयमल और फत्ता को सौंपकर उदय सिंह पहाड़ियों में चले गए। अकबर ने जयमल फत्ता की वीरता से मुक्त होकर आगरा किले के बाहर उनके हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियाँ लगवाई थी। यानी 1567 के युद्ध में दोनों वीरगति प्राप्त हुए थे, फत्ता और जयमल। इसके आगे हम अगले पार्ट में देखेंगे महाराणा प्रताप 1572 से 1597।